राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो गई है। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद बीजेपी के डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुज्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। तीनों सीटों के लिए केवल 3 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था। नाम वापसी के अंतिम दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन जैन ने तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दिया। राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी ने राजस्थान के 2 अहम सामाजिक समीकरणों पर फोकस किया। पार्टी ने डॉक्टर सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजकर जाट समुदाय और डॉक्टर अलका गुज्जर को उम्मीदवार बनाकर गुज्जर समाज को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया। कांग्रेस ने सांसद नीरज डांगी को लगातार दूसरी बार राज्यसभा भेजा है। इसे कांग्रेस की सामाजिक और संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर इसे परंपरागत सामाजिक आधार को बनाए रखने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। सामान्य कार्यकर्ता की तरह छात्र राजनीति में राष्ट्रवाद के विचार को अंगीकार करके अपनी राजनीतिक शुरुआत करी थी। कॉलेज इकाई से लेके और छात्र संगठन के विभिन्न जिम्मेवारियों के साथ उसके बाद फिर पार्टी की जो युवा शाखा है उसमें अध्यक्ष तक के गुरुतर जिम्मेवारी के साथ में और बाद में पार्टी के संगठन के अनेक उपक्रमों से गुजरता हुआ मैंने संगठन के अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का निर्वहन भी किया और एक बड़ा लंबा अनुभव हासिल किया। उसके बाद मुझे 18 से 23 में विधायक के रूप में, उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। विपक्ष की उस भूमिका में भी संसदीय परंपराओं को सीखने का भी अवसर मिला और लोकहित के मुद्दों को मुखरता से सदन में उठाने का अवसर मिला। वो कालखंड था जब सदन और सड़क दोनों जगह संघर्ष था। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उच्च सदन के एक सदस्य के नाते मुझे एक जिम्मेवारी दी है, दायित्व दिया है। मैं ये मानता हूँ कि भारत की राजनीति में शरीक होना, भारत में पैदा होना और पैदा होने के बाद में भारत की राजनीति में शरीक होना और संसदीय प्रणाली में जिम्मेवारी लेना, ये ईश्वर के आशीर्वाद से, पुरखों के संस्कार से और जिस विचार और संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं उनकी प्रेरणा से हासिल होता है। मैं इस जिम्मेवारी के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और पूरी केंद्रीय हमारी टीम को मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर, परिवार के तौर पर, उन असंख्य कार्यकर्ताओं के तौर पर जिनके बीच में मैंने काम किया, जो मेरे दुख में दुखी होते हैं, मेरे सुख में सुखी होते हैं, और ये सब कुछ हासिल हुआ तो सिर्फ पार्टी के कारण। तो मैं इस जिम्मेवारी को इस संकल्प के साथ स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये सवाल आपका होता मैं जवाब ही दे देता हूं कि इस जिम्मेवारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ, केवल मैंने शपथ नहीं ली है, मैं उस निष्ठा को पूरी गरिमा के साथ पूरा भी करूंगा। उच्च सदन में सदस्य के नाते लोकहित के मुद्दों का उस सदन में अच्छे तरीके से, तार्किक तरीके से रखा जाना, पार्टी के विचार को भी पूरी प्रखरता से रखना, ये काम भी करूंगा। सांसद के नाते, क्योंकि एक दायरा बड़ा होता है, लेकिन मैंने जब जीवन की शुरुआत करी थी तो केवल राजनीति नहीं और केवल वोटों की राजनीति नहीं, मैंने ये सीखा है कि राजनीति केवल नारों की नहीं, सरोकारों की भी होती है। इसलिए मैंने अपने छात्र राजनीति के जीवन से ही रक्तदान से लेके, वृक्षारोपण से लेके, कोरोना की लड़ाई को लड़ने से लेके, दिव्यांगों को सहूलियत देने से लेके, समाज के जितने अन्य अन्य विषय हैं उन मुद्दों को लेकर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी काम करता रहा हूँ।
वो भी मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। टीएमसी में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई, हालात जो है इस तरह के नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां इतनी मजबूत नहीं थी। अगर 6 महीने पहले हम उठा करके देखें, हालात बहुत टीएमसी के पक्ष में थे, लेकिन जो तोड़फोड़ हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी रही है। ये एक कल्चर उन्होंने बना लिया कि हम पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति करें, और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें थी उन्हें गिराने की भी कोशिश। जो चुने हुए राज्यसभा के सांसद हैं उन्हें इस्तीफा दिला करके दूसरी पार्टियों से अपने साथ शामिल करके और अपनी पार्टी से उन्हें लड़ा करके पुनः सांसद बनाना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के अंदर अच्छी परिपाटी नहीं है। ये जो देश में इस तरह के हालात बन रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। जनता ने जिनको चुन करके भेजा है उनको उनका अधिकार जो है, जनता को चुने जाने के बाद में जनता के लिए उनका जो है काम करने का जो उनका अधिकार है, वो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इस अधिकार को छीनने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए वो सर्वथा गलत मानता हूँ। लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। आप 2000 आपस में लड़ेंगे या बीजेपी से लड़ेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान में भी हुई, एकजुटता का परिचय पूरे राजस्थान के नेताओं ने दिखाया, उनके साथ कदमताल किया, उनके साथ मिलकर के उस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आने वाले वक्त के अंदर पुनः राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व के अंदर ये तमाम जितने भी नेता राजस्थान के एकजुट होकर के 2028 की लड़ाई लड़ेंगे। हालात किस प्रकार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश के अध्यक्ष जब गांवों में जा रहे हैं तो रास्तों में इनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोगों ने जिस भावना के साथ में, जिस विचार और सोच के साथ में इनको सत्ता में काबिज किया था, जो मैंडेट दिया था, उसमें खरा उतरने का काम इस सरकार ने नहीं किया। ये सरकार जो है सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। जहां काले झंडे दिखा दिए जाए 2.5 साल के पश्चात ही, तो समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है, कैसा उनका गवर्नेंस है। लेकिन एक वाला वक्त बेहतर होगा। राजस्थान के अंदर एक ट्रेंड है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार रही है। हम उस ट्रेंड के विपरीत अलग ढंग से बात करेंगे कि जनता के लिए किसने क्या काम किया। अशोक गहलोत जी की वो सरकार थी, 5 साल के अंदर जिस प्रकार से ऐसी अनगिनत योजनाएं लागू हुई राजस्थान के अंदर, ऐसे जनहित के फैसले हुए, उन फैसलों को राजस्थान में तो लागू किया ही किया। भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों में जो सरकारें थी उन्होंने उन फैसलों को चुरा करके अपने राज्यों के अंदर जो है लागू करने का काम किया। आप सोच सकते हैं कि कैसे जनहित के फैसले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किए होंगे। तो जनता अब जो है एक अंतर देख रही है कि किस प्रकार से अशोक गहलोत जी की वो कांग्रेस सरकार थी और किस प्रकार से भजन लाल जी की है भारतीय जनता पार्टी की अब की सरकार है। तो अंतर जो है जनता खुद तय कर रही है। जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को वापस सत्तासीन करने का मानस बना चुकी है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लड़वाने का काम कर रही है। आज ईडी सीडी कई तरह के जो है एजेंसियों का मिसयूज करके कांग्रेस के नेताओं को ही अपने साथ शामिल करने की कोशिश जो चल रही है उनकी, तो मैं कहता हूं कि पहले तो इन एजेंसियों को फ्री करें, फ्री हैंड दें उनको, और जो तोड़फोड़ ये कर रहे हैं उसको रोकें। जहां तक प्रश्न है, अगर बंद कमरे में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लेंगे ना, तो वो ये कहेगा, कई सांसदों से मेरी व्यक्तिगत जो जानकारी है, व्यक्तिगत रूप से जब उनसे बात करते हैं तो वो दबी जुबान में कहते हैं कि उनके 2 शीर्ष के नेता जो है वो कुछ काम करने नहीं देते, उनकी कहीं नहीं चल रही है। तो जब सांसद के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से काम कराने की क्षमता नहीं रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार ये चला रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। ये तो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, आपने देखा होगा कि हम भी कहीं डरे हुए थे कि पूरे देश के अंदर राम मंदिर का मामला उठा था। राम मंदिर प्रतिष्ठा की जब बात थी, 21 या 22 जनवरी कौन सा दिन था, उस 22 जनवरी को, उस दिन पूरे देश में राम राम राममय हो गया था। लग रहा था कि 400 पार का नारा सही जाएगा, लेकिन 400 की जगह उनको 240 पे जो है आना पड़ा। आने वाले वक्त में यही 240 पे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अब बहुत हो चुका है। देश में फैसले क्या हुए हैं ये महत्वपूर्ण है। कॉन्क्रीट काम जो है देश हित में क्या हुआ ये भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के नहीं कह सकती है। आज की तारीख में जिस प्रकार से काम हुए हैं, कहीं भी जो है जनहित के फैसले नहीं हुए। आप उठा करके देख लीजिए, भले पुराना, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोविड का प्रबंधन हो, चाहे राफेल के इश्यूज हो, चाहे अभी हाल ही के अंदर नीट पेपर लीक की बात हो, तमाम मामलों में जो है
ये केंद्र की सरकार फेल हुई है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जनता अब इन्हें पुनर्स्थापित करेगी। महंगाई चरम पर है, वो उनसे संभल नहीं रहा है। तो किसी भी तरह का एक महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क, वो इस सरकार का कहीं नजर नहीं आता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।